क्योंकि जब हम अपनी नौकरी अगर छोड़कर जाने वाले होते हैं तो हमसे एक एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें हमसे वो वजहें पूछी जाती हैं कि क्यों छोड़कर जा रहे हो और क्या रुक सकते हो। कांग्रेस में ना तो एंट्री इंटरव्यू होती है ना एग्जिट इंटरव्यू होती है, ना जब आप कांग्रेस के अंदर हो कुछ इंटरव्यू होती है। मैं आपके मंत्रालय से भी जुड़ी कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हर तरफ हम ये मांग बीच बीच में, मतलब एक लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि कोविड से पहले भी कई सारी चुनौतियां इस क्षेत्र में आई। हमेशा एक ऐसे पैकेज की बात होती थी कि कैसे रिवाइवल होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्किंग मॉडल क्या है? क्या वो उस तरह की एक पैकेज में यकीन रखते हैं इस चुनौती से उबरने के लिए, या फिर आप सिर्फ एक समर्थन जिसके जरिए वो खुद उबर पाएं? और क्या वो ट्रांसफर एक कंज्यूमर पर होगा, वो बर्डन जो आज एविएशन इंडस्ट्री फेस कर रही है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि इस सेक्टर को हम एक वायबल सेक्टर बनाएं, और अगर इस सेक्टर को आपको वायबल सेक्टर बनाना पड़ेगा तो फिर इस सेक्टर की स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में आपको बदलाव लाना होगा, और वही हमारी कोशिश रही है पिछले 4 महीनों में। अगर आप देखें पिछले 4 महीनों में हमारी पहली कोशिश थी कि कोविड के वातावरण में नॉर्मलसी हम लोग इस सेक्टर में ला पाएं, और इसलिए जो कैपेसिटी कैप हमने इंट्रोड्यूस किए थे ताकि सभी प्लेयर्स को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एक प्लेयर को केवल नहीं जिसका मार्केट डोमिनेंस शायद हो, पर सभी प्लेयर्स को एक इक्वल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाए। उस कैपेसिटी कैप को 50 से 62% हमने पहले लाया, फिर 65% लाया, फिर 72% लाया, फिर 85% लाया, और अब 100% पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर इस सेक्टर का आप स्ट्रक्चरल कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखो आप, तो एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल, इस सेक्टर का 37% भाग बनता है, और जो सेक्टर लॉस ग्रहण कर रहा है उस सेक्टर का कॉस्ट स्ट्रक्चर उसकी रेवेन्यू स्ट्रक्चर भी हो जाती है। तो शायद कोई दूसरी इंडस्ट्री हो पूरे विश्व में जिसका एक कंपोनेंट 38% कॉस्ट और रेवेन्यू स्ट्रक्चर का भाग हो, और उस कंपोनेंट पर इंडस्ट्री का कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि वो बाहरी तरह से डिटरमिन्ड होती है, और उस कंपोनेंट पर 12% एक्साइज ड्यूटी और उसके ऊपर वैट। तो मेरी कोशिश सदैव रही है पिछले 4 महीनों में कि हम राज्य सरकार के पास जाएं और ये बात समझाएं कि नागर विमानन क्षेत्र के साथ आर्थिक प्रगति और विकास जुड़ी हुई है, जो कनेक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। आप वैट घटाएंगे, आपके प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपके प्रदेश में रिफ्यूलिंग बढ़ेगी, और उससे आर्थिक प्रगति और विकास भी हो पाएगा। और आपके चैनल के द्वारा मैं उन 8 राज्य और यूनियन टेरिटरीज को हाथ जोड़कर धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जो मेरी वार्तालाप पर, मेरी चर्चा पर, मेरी मुलाकात पर मेरे साथ सहमत हुए, और उन्होंने अपना वैट 28 से 30% जो भाड़ होता था एटीएफ के ऊपर, उसे घटाकर 1 से 2% किया। और उन राज्यों को मैं नेम करना चाहता हूं इस मंच पर: मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा, हरियाणा, यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार। 4 महीनों में 8 राज्यों को हम लोग कन्विंस करने में सफल हुए हैं, जिन्होंने 28 से 30% अपना वैट घटाकर 1 से 2% कर दिया। और इसका नतीजा क्या? उत्तराखंड में वैट घटाने के 10 दिन के अंदर 8 फ्लाइट कनेक्टिविटीज, 18 हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटीज। श्रीनगर में रिफ्यूलिंग 350% वृद्धि हुई है। तो इकोनॉमिक्स में एक आर्ग्यूमेंट होता है लैफर कर्व। लैफर कर्व का आर्ग्यूमेंट होता है कि आप टैक्स रेट घटाते हो तो आपकी रेवेन्यू बढ़ती है, तो यू मस्ट टेक अ स्मॉलर शेयर ऑफ अ लार्जर पाई रादर देन अ लार्जर शेयर ऑफ अ स्मॉलर पाई। वो लैफर कर्व की आर्ग्यूमेंट सिद्ध हो पाई है इस अभियान में, और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और आपके चैनल के द्वारा जो बाकी राज्य हैं, 11 राज्यों में ऑलरेडी 1 से 5% तक सीमित था, 8 राज्यों को हमने आज कन्वर्ट कर दिया है, 19 राज्य इस तरफ आ गए। अब बाकी बचे हमारे 14 राज्य,
उनसे भी हाथ जोड़ के आपके चैनल के द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप वैट घटाइए, कनेक्टिविटी बढ़ाइए, अपने प्रदेश का आर्थिक प्रगति होगा और इस सेक्टर को हम लोग वायबल कर पाएंगे।